अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया अब है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए हमारे साथ सबीन शहबाज भी मौजूद होंगी। अपने नाज़रीन को बताएं कि आज ही ऑर्डिनेंस मंजूर किया गया है। सदर पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी दी है और कल कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी थी और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अब अमल दरामद भी हो गया है। और अब इस हवाले से क्या मजीद डिटेल सामने आई हैं, क्या डेवलपमेंट सामने आई है, बताने के लिए सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद है। सबीन शहबाज, आगाह कीजिएगा, अब अमल दरामद भी शुरू हो गया है, आज ही ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ? बिल्कुल, देखिए भाई, गुज़िश्ता रोज़ जो है ये लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से जो है ये वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल किया गया था। सुबह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म काबीना ने जो है उसकी मंजूरी दी और उसके बाद जो है वो सदर की तरफ से मंजूरी के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ये नाफिज़ुल अमल हुआ था और अब जो है तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद भी शुरू हो गई। इस एक्ट पर अमल दरामद के बाद जो है जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो है वो कमेटी रुकन जो है वो नामजद किया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 रुकनी कमेटी जो है वो इजलास में बेंचेस तश्कील और इंसानी हकूक के मुकदमात का जायजा जो है वो लेती है। तो हम जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि हर जुमेरात को जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ करता था। गुज़िश्ता रोज जुमेरात था और जुमेरात को होने वाला इजलास जो मुलतवी कर दिया गया था और जराये की जानिब से बताया गया कि अब जो कमेटी जो नहीं बनाई गई है उस कमेटी का जो पहला इजलास है वो पीर को मुतवक्किल जो है वो होना है। जबकि गुज़िश्ता रोज जो इजलास होना था उसमें जो है वो आर्टिकल 63 नजरसानी पीले एजेंडे में जो शामिल थी, लेकिन जो है वो इजलास मौखर कर दिया गया था और जराये ये बता रहे हैं कि पीर को इस कमेटी का पहला इजलास जो है वो होगा। जी, बहुत शुक्रिया सबीन आपका। मुजव्वज़ आइनी तरमीम का मकसद हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। इब्तिदा में हुकूमत आइनी तरमीम का मुसव्वदा दिखाने को तैयार नहीं थी। आइनी अदालत के क़याम में भी बदनीयती नज़र आ रही है। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। हमने फैसला किया है कि शख्सियात के बजाय इदारों के इस्लाहात पर जाएँ। आइन में तरामीम के बजाय अदालती इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। हमने कौम की आवाज़ को तक़वियत देने की कोशिश की है। खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कोई गलत फैसला या गलत कानून साजी से रोकें। जो भी हमारी क़ुव्वत होगी, जितनी हमारी क़ुव्वत है, हम उतने ही जिम्मेदार हैं। इससे ज़्यादा कि तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन कभी भी हम आइन को तहबाला करना, अदलिया को तहबाला करना, किसी भी इदारे को तहस नहस करना, उसको नुकसान देना, इसकी हम हिमायत नहीं करते। तो एक मुसवदा, फिर दूसरा मुसवदा, अब तीसरा मुसवदा, और सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस तशवीश में क्यों रखा जा रहा है? ये कन्फ्यूजन है। और पार्लियामेंटेरियन अगर अपने कानून साजी के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार हो, वो क्या आइन साजी और कानून साजी कर सकते हैं? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन बदल गई है। पीटीआई का ऐवान में वजूद खत्म असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा करार दे दिए। और तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में नून लीग को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI की 3 नशिस्तें मिली। स्पीकर इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई। ऐवान में पीटीआई की नुमाइंदगी खत्म, नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की फहरिस्त के मुताबिक कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का मौजूद नहीं रहा। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया था। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं। MQM के 22, काफ लीग के 5 और IPP के 4 MNAs है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, JUI फे के 8 और 8 आज़ाद अरकान ऐवान का हिस्सा है। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी 5, JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद ने GNN के साथ खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर्स के खतूत के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। इस खत के आने के बाद, स्पीकर के खत के आने के बाद, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे आर्टिकल 222 के तहत हमें मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं और हमारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
या पार्लियामेंट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपने मुरासले में कहा कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। स्पीकर सिंध असम्बली उवैस कादिर शाह ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। और मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन का इजलास चौथे रोज़ भी बेनतीजा ख़त्म। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर के रोज़ दोबारा तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और नए इलेक्शन एक्ट पर गैर जानिबदार वकला से भी राय ली। कानूनी टीम ने मजीद सोच विचार करने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने का फैसला किया है। सदर मुमलिक आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। सदर की मंजूरी के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ गया है। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के साथ ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। नई तरमीम के तहत मुकदमात मुकर्रर करने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार बढ़ गया है। अब कमेटी में शामिल तीसरा जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूर किया। वजारत कानून ने गुज़िश्ता रोज ऑर्डिनेंस वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को भिजवाया था। इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत मुकदमात मुकर्रर करने की कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल थे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर केस को उसकी बारी आने पर सुना जाएगा। अगर कोई केस आउट ऑफ टर्न समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा तो उसकी वजह बताना होगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा और केस की समाअतों का ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ये ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग्स आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत जारी हुक्म के खिलाफ अपील का हक भी ऑर्डिनेंस में शामिल किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस समाअत में मजीद शफाफियत लाएगा। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक मिलेगा। अदालती अमल को मजीद शफाफ बनाने के लिए ये ऑर्डिनेंस बहुत ज़रूरी था। ऑर्डिनेंस के तहत एक बाकायदा ऑर्डर जारी किया जाएगा कि अगर 184(3) के तहत कोई केस टेकअप किया गया है तो उसमें क्या ऐसी बात है कि वो अवामी अहमियत का हामिल केस है और वो क्यों ह्यूमन राइट्स या पब्लिक इंपॉर्टेंस उसमें इन्वॉल्व है। दूसरा राइट जो इस ऑर्डिनेंस के तहत दिया गया है वो राइट ये है कि 184(3) का जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी किसी भी केस में उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो दिया गया है। तीसरी बात ये जो कि बहुत ज़रूरी थी, जज साहिबान जो भी बात करेंगे केस के दौरान उसका ट्रांसक्रिप्ट तहरीर किया जाएगा। एक बाकायदा जो बात की जाएगी उसको तहरीरी तौर पे प्रोड्यूस किया जाएगा। जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। जो बाद में केस आएगा ये नहीं हो सकेगा कि कतार तोड़ के एक बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत, जिसमें यह तय किया गया था कि चीफ जस्टिस उसको हेड करेंगे और उनके साथ सीनियर प्यूनी जज और 3rd सीनियर मोस्ट जज उसमें मौजूद होंगे और ये कमेटी ब्रेक के बाद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नायब सदर मोहम्मद सरवर की तकर्री गैर कानूनी करार दे दी है। सेक्रेटरी तालीम के इस्लामी यूनिवर्सिटी का ऑडिटर जनरल के जरिए ऑडिट कराने की यकीन दहानी। अदालत ने रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक का मामला विफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। विफाकी हुकूमत फैसला करे कि समीना मलिक को रेक्टर के ओहदे पर रखना है या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा रेक्टर समीना मलिक का बोगस सर्टिफिकेट जमा कराने पर बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए कि अगर रेक्टर बीमार हैं तो काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती। जवाब में उनका कहना था कि मैं दवाई के असर में हूँ, कुछ वक्त दें, सवालात के जवाब दे दूंगी। चीफ जस्टिस बोले आपने ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाए। उधर इस्लामाबाद के थाना संगजानी में शहरी को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस। IG इस्लामाबाद ने मामले को ज़ाती तौर पर देखने और हल करने की यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने दरखास्त गुजार को SHO संगजानी और SP के खिलाफ शिकायत दायर करने की हिदायत की। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद के थाना संगजानी में शहरी को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 17 सितंबर को SP ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। आपके डिपार्टमेंट के मुताबिक 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और 19 को ही पेश करके रिमांड ले लिया। यह को इंसिडेंट कैसे हो गया? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मैं को इंसिडेंट पर यकीन नहीं करता। जिस दिन हब्से बेजा की दरख्वास्त
आई, इसी दिन FIR हुई और रिमांड भी हुआ। ऐसा लगता है SHO और SP इसमें मुलविस है। आपका एहतसाब का तरीकाकार क्या है? SP SHO लेवल का बंदा हजारों कनाल जमीन खरीद रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा? चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी ऑर्डर में लिखूंगा कि इसने रिमांड कैसे दे दिया। IG इस्लामाबाद ने मामला को जाती तौर पर देखने और हल करने की यकीन दहानी करवाई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को SHO संजानी और SP के खिलाफ शिकायत दायर करने की हिदायत की।